जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल सच्चा ज्ञान टीवी में। आज हम लेकर आए हैं दो चतुर साधु और चोर की कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। रात का वक्त था। आसमान में बादल इतने घने थे कि चांद भी थककर उनके पीछे छुप गया था। जंगल के बीच से निकलते टेढ़े मेढ़े रास्ते पर सिर्फ हवा का हल्का शोर गूंज रहा था। उस शांति में भी एक अजीब बेचैनी थी, मानो हवा खुद किसी अनहोनी का संदेश ला रही हो। इसी घने सन्नाटे के बीच दूर से दो आकृतियां मंद रोशनी में दिखाई दे रही थीं। दोनों साधु के वेश में, बड़े बड़े झोले कंधे पर टाने हुए, सिर से पैर तक शांत भाव का मुखौटा पहने हुए, पर उनकी आंखों में वैसी शांति नहीं थी। उनकी आंखों में कुछ और था, चालाकी, चौकन्नापन और कहीं न कहीं लालच का दबाकर छुपाया हुआ स्वरूप। पहला साधु लंबा और बलवान था। दाढ़ी घनी और सफेद बाल उसके अनुभव का प्रमाण नहीं, बल्कि एक पहनावा लगते थी। दूसरा साधु उससे थोड़ा कम उम्र का, दुबला पतला, लेकिन उसकी सिलगती हुए आंखें बता रही थी कि दिमाग उसके शरीर से कहीं ज्यादा तेज है। दोनों बिना बोले चल रहे थे, पर दोनों एक दूसरे पर नजरें डाले हुए, जैसे दोनों एक दूसरे के इरादे पढ़ने की कोशिश कर रहे हों। जंगल से निकलते ही रास्ता एक मोड़ पर मुड़ा और मोड़ के ठीक बाद सामने से एक आदमी आते दिखाई दिया। ऊंची कदकाठी, कंधे पर भारी सा थैला और चलने का तरीका ऐसा जैसे उसे दुनिया के सामने झुकने की आदत ही न हो। चेहरे पर न तो मुस्कान थी न चिंता, बस एक अजीब सा आत्मविश्वास। दोनों साधुओं ने कदम धीमे कर लिए। सामने वाला आदमी भी रुक गया और तीनों के बीच कुछ पल तक सिर्फ संदेह से भरी नजरें घूमती रहीं। पहले साधु ने शांत स्वर में पूछा, रात गहरी हो चली है भाई, ऐसी राह पर अकेले सफर? अजनबी ने होठों पर हल्की मुस्कान खींची। हम सब अकेले ही सफर करते हैं और कभी-कभी अकेला चलना सुरक्षित भी होता है ना? उसके स्वर में एक छिपी चेतावनी थी। दूसरे साधु ने बात संभालते हुए कहा, हम साधु हैं, भिक्षा के लिए गांव की ओर जा रहे हैं। अजनबी ने उनकी आंखों में झांका, जैसे वो देखना चाहता हो कि सच कितना है और झूठ कितना। फिर बोला, अच्छा है, मैं भी उसी दिशा में जा रहा हूं, साथ चल सकते हैं, अगर आपको आपत्ति ना हो। शब्द साधारण थे, पर स्वर में कोई छुपा हुआ खेल था। साधुओं ने एक दूसरे को देखा। कोई भी उसकी मंशा नहीं समझ पा रहा था, लेकिन ये तो साफ था कि वो कोई साधारण राहगीर नहीं है। फिर भी तीन अकेले यात्रियों की संगत में सफर ज्यादा सुरक्षित लगता है, कम से कम बाहर से देखने वालों के लिए। धुंधली होती रात में तीनों एक साथ चल पड़े, पर कदम साथ नहीं, इरादे बिल्कुल अलग अलग थे। पहले साधु ने धीमे धीमे बातचीत छेड़ने की कोशिश की। भाई, तुम किस काम से निकले हो इस रात में? अजनबी ने बेफिक्री से कहा, काम कई हैं, पर उनमें से किसी की चर्चा करना ठीक नहीं। दुनिया में कान ज्यादा और समझ कम होती है। दूसरा साधु भीतर से मुस्कुराया। इतनी अस्पष्ट बातें वो खुद भी करता था। वो समझ गया कि यह आदमी खाली नहीं, इसके भीतर भी कोई रहस्य है। चलते चलते अचानक अजनबी ने पूछा, आप दोनों साधु साधना के साथ थोड़ी बहुत दुनिया समझते भी हैं ना? सवाल साधारण था, पर मंशा गहरी। पहले साधु बोला, दुनिया की समझ ही तो साधु को साधु बनाती है। अजनबी ने स्वीकृति में सिर हिलाया, पर उसकी नजरों ने दोनों को कुछ क्षण तक बारीकी से परखा और फिर जंगल के अंधेरे की ओर देखते हुए बोला, ये रास्ता खतरनाक है। यहां अक्सर चोरी, धोखा और कत्ल जैसी बातें सुनने में आती हैं। उसकी आवाज धीमी थी, डराने जैसी नहीं, बल्कि याद दिलाने जैसी। दोनों साधु असल में उन बातों से डरते नहीं थे, क्योंकि वो खुद भी इसी खेल में माहिर थे, पर इस आदमी के कहने का तरीका खटक रहा था। जैसे वो इतना सब इसलिए नहीं कह रहा था कि वो डरा हुआ है, बल्कि इसलिए कि वो जानता है कौन कौन है। सन्नाटा बढ़ने लगा। हवाएं तेज हो चलीं, पैरों की आहट भारी होती गई। लंबे रास्ते पर तीनों साथ तो चल रहे थे, मगर तीनों के दिमागों में सिर्फ एक बात घूम रही थी, ये बाकी दोनों कौन है, असली कौन है, और सबसे बड़ा चालबाज कौन निकलेगा? रात और गाढ़ी हो गई, लेकिन खेल अभी बस शुरू हुआ था।
जंगल का रास्ता जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, वातावरण और भारी होता जा रहा था। हल्की हवा अब फुसफुसाहट जैसी लग रही थी और डालियों की खड़खड़ाहट ऐसे सुनाई दे रही थी मानो कोई लगातार तीनों की चालें सुन रहा हो। रास्ता संकरा था, पर बातचीत अब और भी संकरी हो गई थी। हर शब्द सोच समझकर बोला जा रहा था, क्योंकि यहां डर हवा का नहीं, बातों का था। कुछ देर बाद दूसरे साधु ने मुस्कान के साथ बातचीत आगे बढ़ाते हुए कहा, भाई, जंगल में संगत मिल जाना भी किस्मत है। हम जैसा साधु भला किससे डरें, पर कभी-कभी सफर में साथी मिल जाए तो अच्छा लगता है। सुनने में दोस्ताना, लेकिन असल में ये एक जांच थी। अजनबी बातों के पीछे की भावना पहचानता है या नहीं। अजनबी ने उतनी ही चालाक मुस्कान लौटाई। संगत अच्छी मिल जाए तो रास्ता आसान हो जाता है, पर संगत गलत हो तो रास्ता मौत से भी खतरनाक बन जाता है। तीनों फिर एक पल के लिए चुप हो गए। उस चुप्पी में बहुत कुछ था, संदेह, तौलना और एक दूसरे को पढ़ने की कोशिश। पहले साधु ने गहरी सांस लेकर अपने झोले को ठीक किया और बोला, हमारा नाम रामानंद है। 35 साल साधना में गुजर गए। गांव-गांव घूमते हैं लोगों के सेवा के लिए। उसके शब्दों में मीठी विनम्रता भरी थी, लेकिन आवाज में अनुभव और आत्मविश्वास इतना था कि सच और झूठ की पहचान मुश्किल हो जाती थी। दूसरा साधु उसकी बात पकड़ता है और सहजता से जोड़ देता है, और मैं उनका शिष्य नंदगिरी, बचपन से गुरुदेव के साथ साधना में हूं। दुनियादारी से दूर रहकर बस भगवत भजन और सेवा हमारा काम है। ये उनके लिए पहली बाजी थी, खुद को हार्मलेस, निर्दोष और एकजुट दिखाने की। अजनबी ने ध्यान से सुना, पर न उस पर आश्चर्य दिखा, न सम्मान, न ही कोई रुचि। वो बस हल्का सा हंस पड़ा। साधु लोग सेवा करने निकले हैं और हथौड़े जैसे भारी झोले लिए घूम रहे हैं। बड़ा रोचक है। दोनों साधु पल भर के लिए तिलमिला उठे। वो आदमी सिर्फ सुन नहीं रहा था, हर छोटी चीज पर नजर रख रहा था। पहले साधु ने बात को सहज रखते हुए कहा, साधना में कई चीजें साथ रखनी होती हैं, ग्रंथ, पूजा सामग्री और रास्ते की जरूरत की चीजें। अजनबी ने सिर हिलाया जैसे वो मान चुका हो, लेकिन उसकी आंखों में लिखी संशय स्पष्ट थी। वो बेकार नहीं बहका, बस विषय को मोड़ते हुए खुद के बारे में बोलने लगा। मेरा नाम विराज है। काम ऐसा है जिसका जिक्र खुलकर नहीं किया जाता। लोग कभी मजदूर समझते हैं, कभी व्यापारी, पर सच तो यह है कि मैंने जिंदगी में सिर्फ एक काम सीखा है, दिमाग से खेलना। बात सामान्य लगी, लेकिन उन शब्दों में ऐसी धार थी कि दोनों साधु अनायास चौकन्ने हो गए। नाम जितना सीधा, जानकारी उतनी गहरी और अस्पष्ट। यह आदमी अपनी पहचान छिपाने में माहिर था। दूसरे साधु ने बात को भटकाने की कोशिश की। दिमाग से खेलने का क्या मतलब? जुआ वगैरह में काम है तुम्हारा? विराज मंद हंसा। जुआ जुआ तो वो खेलते हैं जिनके पास खोने के लिए समय और पैसा होता है। मैं उन खेलों में हूं जहां बाजी बहुत बड़ी लगती है और हारने वाले के पास दूसरा मौका नहीं होता। उसके ये शब्द दोनों साधुओं के दिल में लंबी सुई जैसे चुभे। यानी वो आदमी न डरा हुआ था, न भोला, बल्कि खेल जानता था, और वो भी ऊंचे दांव वाला। अब साधुओं ने तय किया कि बातचीत ऐसे नहीं चलने दी जा सकती। अगर वो इस आदमी पर हावी नहीं हुए तो ये उनके इरादों में दखल दे सकता है। पहले साधु ने भावुक सा स्वर बनाकर कहा, हम अपने भक्ति के सफर में बहुत लोगों से मिले हैं। हर इंसान की कहानी अलग होती है, लेकिन तुम जैसे लोग, जिनके भीतर रहस्य हो, ऐसे लोग साधुओं को हमेशा आकर्षित करते हैं। तुम्हारी असली कहानी क्या है विराज? ये सवाल सारी बातों की जड़ पर वार था।
विराज कुछ पल रुका, सिर झुकाया और फिर धीरे से बोला, असली कहानी पूछते हो तो सुनो। मैं भी भरोसे पर चला था, कभी किसी के साथ। सोचा था साथ अच्छा है, पर वही लोगों ने पीठ पीछे घाव दिया। अब मैंने सीखा, अकेला चलो, अकेला जियो और अपने इरादे किसी को मत बताओ। उसके स्वर में दर्द नहीं, चेतावनी थी। दोनों साधु ने पहली बार महसूस किया कि इस आदमी की जिंदगी में कुछ बड़ा और काला है, और यह आदमी किसी पर भरोसा नहीं करेगा और न किसी के भरोसे में आएगा। पर दोनों साधु भी वही खेल खेलने आए थे, भरोसा जीतकर फिर धोखा देने वाला। तीनों अब साथ चल तो रहे थे, पर हर कदम के साथ एक नया सच सामने आ रहा था। किसी के पास जख्म थे, किसी के पास दिमाग, किसी के पास लालच, और किसी के पास कुछ ऐसा छिपा था जो बाकी दो अभी नहीं समझ पाए थे। जंगल से बाहर का रास्ता अब खुलने लगा था, लेकिन तीनों के बीच का खेल अब और गहरा होने वाला था। तीनों अब जंगल के किनारे पहुंच चुके थे। दूर हल्की सी चांदनी बिखरी थी, पर उस चांदनी में भी रात का खामोशपन भारी लगता था। रास्ता आगे की ओर ढलान में उतरता हुआ दिखाई दे रहा था, और नीचे घाटी में टूटी फूटी पत्थरों की संरचनाएं दिख रही थीं। मानो कभी वहां कोई पुराना मंदिर रहा हो, पर अब उसका अस्तित्व समय और अंधकार ने निगल लिया है। विराज वहीं ठहर गया। दोनों साधुओं ने भी उसके साथ कदम रोक लिया। न कोई शब्द बोले गए, पर माहौल एकदम तनावपूर्ण हो उठा, जैसे तीनों के दिमाग में एक ही समय पर एक ही सवाल गूंज गया हो, यहीं असली खेल शुरू होता है क्या? फिर अचानक विराज ने चुप्पी तोड़ी। तुम दोनों सच में साधु हो या नहीं, ये मैं नहीं जानता, और शायद तुम दोनों भी मेरी सच्चाई नहीं जानते, लेकिन यहां से आगे जो है उसके लिए हम तीनों को एक दूसरे की जरूरत पड़ेगी। दूसरे साधु ने हल्की भौहें चढ़ाईं। तुम किस चीज की बात कर रहे हो? विराज ने घाटी की ओर देखते हुए धीमे स्वर में कहा, उस खंडर में खजाना दबा है, सोने का, चांदी का और गहनों से भरा हुआ। लेकिन वो सिर्फ खजाना नहीं, वो ऐसा राज भी है जिसे लोग अपनी जान देकर छुपाते और लूटते रहे हैं। पहले साधु के चेहरे पर एक क्षण के लिए उत्तेजना छलकी, पर उसने उसे तुरंत सामान्य भाव में ढक लिया। खजाना? और तुम्हें ये कैसे पता? विराज हल्के गर्व से बोला, क्योंकि मैं उसे ढूंढने में पिछले 6 महीने से लगा हूं। मंदिर के प्राचीन लेख, पुराने राजकीय रिकॉर्ड और मृत पुजारियों की डायरी तक मैंने खोजी है। उसके अनुसार मंदिर के तहखाने में एक संदूक है, और उस संदूक को खोलने के लिए 3 लोग चाहिए, क्योंकि ताले का रहस्य 3 हाथों पर आधारित है। अकेला कोई चाहे जितना भी चतुर हो, वो उसे खोल नहीं सकता। ये जानकारी कहने में सामान्य लग सकती थी, पर दोनों साधुओं ने तुरंत समझ लिया, ये आदमी खाली बातें नहीं कर रहा है, उसने शोध किया है। ये मामला खेल खेल में नहीं, पूरी योजना से जुड़ा है। दूसरा साधु मुस्कुराया और बोला, अगर इतनी बड़ी चीज है तो तुम अकेले नहीं लेना चाहते, हमें शामिल करके क्या फायदा? विराज की आंखें गहरी हो गईं, क्योंकि खजाने का दरवाजा सिर्फ 3 व्यक्तियों के दबाव से ही खुलेगा। मंदिर का निर्माण ही ऐसा है, या तो 3 लोग खुले या फिर कोई नहीं। और एक बार दरवाजा खुल गया तो फिर बंटवारा हम आपसी सहमति से कर सकते हैं। ये पहली बार था जब तीनों के बीच लालच ने स्पष्ट रूप से प्रवेश किया। विराज की योजना चालाक थी, ये बात साधुओं को महसूस हुई, लेकिन तथ्य एकदम स्पष्ट था। भीतर जाने के लिए 3 लोग जरूर चाहिए। पहला साधु शांत आवाज में बोला, मान लिया कि खजाना है, पर यह कैसे भरोसा किया जाए कि यह कोई जाल न हो? ऐसे मंदिरों में जादू टोने की कहानियां भी तो सुनी जाती हैं। विराज हंस पड़ा। खजाना छुपाने वाला इंसान जादू से नहीं, जाल और खून से बचाव करता है। जादू से डराने की कहानी कमजोर दिमाग वालों के लिए होती है। असल पहरेदार लोहा, पत्थर और धोखा होता है। जंगल की सूखी पत्तियां पैरों के नीचे चरमराईं, जैसे बातों को और गंभीर बना रही हों। कुछ कदम आगे बढ़कर विराज रुका और दोनों साधुओं की तरफ मुड़ा। लेकिन एक बात साफ समझ लो, मुझे तुम दोनों की जरूरत है, तुम दोनों को मेरी जरूरत है, पर खजाना हमारे किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं है। जो एक गलती करेगा वो जिंदा नहीं बचेगा।
बात पूरी होते ही हवा फिर सन्नाटे में बदल गई। दूसरे साधु ने अपने गुरु की तरफ देखा, उनकी आंखें मिलीं। एक पल को कोई शब्द नहीं बोले गए, पर दोनों के मन में एक ही बात घूम रही थी। ये आदमी जानलेवा भी हो सकता है, मगर खजाना असली हुआ तो खेल सब बदल जाएगा। तभी पहले साधु ने धीमे स्वर में बोला, अगर तुम हमें अपनी बातों पर भरोसा दिलाना चाहते हो तो पहले हमें यह बताओ कि खजाना किसने छुपाया और क्यों। वीराज की आंखें चमक उठीं, जैसे उसे इसी पल का इंतजार था। सदियों पहले इस मंदिर में राजघराने का शाही सोना रखा गया था, लेकिन जब युद्ध शुरू हुआ, वो सोना दुश्मनों से बचाने के लिए यहीं छिपाया गया। पर खजाना कभी वापस नहीं लिया गया, क्योंकि उसे छुपाने वाले मारे गए, और जो बच गए उन्होंने खजाने की जानकारी को राज बनाए रखा। कीमत इतनी बड़ी थी कि जिसने राज जान लिया वो बचा नहीं। शब्दों का भार मिट्टी की गंध से भी भारी लग रहा था। इतनी देर तक शांत सुनते रहे दोनों साधु अब तक पूरी तरह स्थिति में उतर चुके थे। ये महज एक सफर नहीं रहा था, ये दूर खिंची हुई डोरी अब तलवार के धार पर आ गई थी। वीराज आगे बढ़ते हुए बोला, वहां नीचे मंदिर का दरवाजा है, लेकिन ध्यान रहे, एक भी गलत चाल चली तो जाल चल पड़ेगा और हमें बाहर निकलने का दूसरा मौका नहीं मिलेगा। ये कहकर वो ढलान की ओर उतरने लगा। पहला साधु और दूसरा साधु भी उसके पीछे, पर तीनों में से अब कोई किसी पर भरोसा नहीं कर रहा था। सबके मन में वही एक सवाल चक्कर काट रहा था, खजाना सच है या धोखे का जाल? और सच अगर है तो आज रात उसका मालिक कौन बनेगा और कौन मिट जाएगा? ढलान उतारते हुए तीनों के कदमों की आवाज और भारी हो चुकी थी। रात गहरी थी, मगर उनके दिमागों में चल रहा खेल उससे भी गहरा था। नीचे घाटी की जमीन पर पहुंचते ही मंदिर के अवशेष स्पष्ट दिखने लगे। टूटी दीवारें, गिरी हुई मूर्तियां और काई से ढके पत्थर। समय ने इस जगह को भुला दिया था, लेकिन आज ये तीन लोग उसे फिर से जगा रहे थे, लालच, संशय और दिमाग के साथ। विराज आगे चल रहा था जैसे दिशा उसी को मालूम हो, जबकि दोनों साधु पीछे पीछे, लेकिन उसकी हर हरकत को चुपचाप देखते हुए चल रहे थे। पर अब खेल चुप रहने का नहीं था, अब बातचीत की चोट से जीतने का दौर शुरू हो चुका था। दूसरे साधु ने पहला वार करके देखा। हल्की हंसी के साथ बोला, वीराज, तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास ज्यादा है, पर इतना अकेलापन क्यों है? अगर तुम्हारी कोई टीम होती तो तुम ये काम अकेले न करते। ये मामूली सवाल नहीं, कमजोरी खोजने का प्रयास था। विराज मुस्कुराया, पर उसकी आंखों में मुस्कान नहीं थी। टीम इंसान को उतना ही नुकसान देती है जितना फायदेमंद। जब लोग लालच में आ जाएं, तो पीठ पर वार सबसे पहले साथी ही करते हैं। अकेला चलना कभी कभी खतरा होता है, लेकिन धोखे से सुरक्षित। ये जवाब इतना साफ और तेज था कि दोनों साधु समझ गए, जज्बात या सहानुभूति से इस आदमी को हिलाना असंभव है। पहले साधु ने सामने आकर चाल बदली। अगर तुम्हें अकेलापन पसंद है तो हमसे क्यों मिले? हमें साथ ले चलने के पीछे भी कोई तरकीब है ना? ये सवाल चुपचाप नहीं, बल्कि सीधे दिमाग में घुसने वाला था। विराज ने कदम रोके, धीरे से मुड़ा, दोनों साधुओं की आंखों में आंखें डालकर बोला, हां, तरकीब है। क्योंकि इस मंदिर में ऐसी तालेदार व्यवस्था है जिसे तीन लोगों के बिना खोला ही नहीं जा सकता। मैं जाल में फंस जाऊंगा अगर अकेला कोशिश करूं, और शायद तुम दोनों भी बाहर निकल नहीं पाओगे अगर मेरी जानकारी ना हो। तीनों की जरूरत है, पर तीनों में से कोई भी असली नहीं है। तुम साधु नहीं हो और मैं मासूम आदमी नहीं हूं। अब खेल खुला है और असली चाल यहीं से शुरू होने वाली है। वातावरण अचानक और दबाव से भर गया। यह पहली बार था जब किसी ने तीनों के झूठ को खुली चुनौती में स्वीकार किया और फिर भी आगे बढ़ा। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं था। साधुओं की बारी थी। पहला साधु आगे बढ़कर नरम लहजे में बोला, हम कौन हैं, क्या है, उसे भूल जाओ। असल बात यह है कि अगर हम तीनों एक दूसरे को जरूरी समझें तो बाहर निकलने का भी मौका होगा और खजाना भी मिलेगा, वरना तीनों यहां की मिट्टी बनकर रह जाएंगे। ये बात सीधी नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक थी। साथ रहने के डर से सहयोग लेना। विराज ने ताली बजाई, धीरे मगर व्यंग में नहीं,
तालमेल की स्वीकृति में। सही कहा। यही वजह है कि हमने अभी तक एक दूसरे पर वार नहीं किया, क्योंकि अभी हमें एक दूसरे की जरूरत है। लेकिन याद रखना, जो सबसे पहले बेपरवाह हुआ वही खत्म होगा। मंदिर के और करीब पहुंचते ही दूसरा साधु अचानक एक और चाल चल देता है। विराज, खजाना अगर इतना बड़ा है तो उसे बांटेगा कैसे? बराबर या पहले आओ पहले पाओ के हिसाब से? ये सवाल साधारण होते हुए भी आग भड़काने वाला था। लालच में इंसान अपना असली रूप दिखा देता है, और ये साधु वही रूप देखना चाहते थे। पर विराज की निगाहें ठंडी पड़ी। इतने बड़े खेल में बंटवारे की बात पहले करना मूर्खों का काम है। पहले खजाने तक पहुंचो, फिर सही दिमाग वाला तय करेगा कि क्या करना है। कभी कभी बंटवारा जरूरी नहीं भी होता। मतलब? पहला साधु तड़प कर पूछ बैठा। विराज हल्की मुस्कान के साथ बोला, मतलब ये कि दुनिया में हर जीत शेयर करके नहीं होती। कभी कभी जीत का मतलब होता है एक आदमी बचे और दो मिट जाएं। बात एक शीतल धार की तरह दिमाग में चुभी, और ठीक उसी समय मंदिर के टूटे प्रवेश द्वार पर पहुंचकर तीनों रुक गए। अंदर गंध अजीब थी, सड़ी लकड़ी, बंद पत्थर और शायद इतिहास के भीतर दफन किसी रहस्य की। विराज ने अंदर जाते हुए आखिरी वार किया। याद रखना, जिस जगह हम अब कदम रखने जा रहे हैं वहां दिमाग ही हथियार है। शक, भरोसा, डर, चाल, हर चीज जिंदा बचाने या मिटाने का जरिया बनेगी। दोनों साधु चुप रहे, लेकिन अब तक ये साफ था कि हर किसी ने दूसरे दो के खिलाफ अपनी योजना मन में बना ली थी। कदम आगे बढ़े, हवा ठंडी पड़ी, अंधेरा गहरा हुआ, और मंदिर की दीवारों से जैसे धीमी सरसराहट सुनाई दी। कोई झूठ बच नहीं पाएगा। सफर अब शुरू नहीं हो रहा था, जाल शुरू हो चुका था। अगली सुबह मोहल्ले की गलियों में हल्की धूप फैली थी। घरों की दहलीज पर अभी अभी पानी छिड़का गया था और हवा में ठंडी मिट्टी की खुशबू तैर रही थी। लेकिन उस औरत के घर के अंदर माहौल अलग था। चुप्पी भी एक गहरी योजना की तरह खामोश थी। औरत ने जानबूझकर घर का दरवाजा आधा खुला छोड़ दिया, जैसे कोई बहुत व्यस्त व्यक्ति भूल गया हो। आंगन में महंगी चुन्नी, चांदी का कंगन और नए कपड़े ऐसे पड़े थे कि कोई भी लालची इंसान भीतर आने से खुद को रोक ना सके। वो सब कुछ जानती थी। ठग दर्जी वासना से नहीं, लोभ से चाले चलता है। और जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। 2 घंटे बाद दर्जी चुपचाप घर के आसपास घूमने लगा, जैसे अचानक उसे रास्ते में याद आया हो कि उसे माप लेने आना है। लेकिन उसकी आंखें कहीं और थीं। वो गहनों और कपड़ों पर टिकी थीं जो खुली खिड़की से दिखाई दे रहे थे। चेहरे पर वही चालाकी, वही बेईमानी, जिसे वो कपड़े और मधुर वाणी की परतों में छिपा रखा करता था। अंदर बैठी औरत सब सुन रही थी। दिल धड़क रहा था, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट तैर रही थी। कदमों की आहट आई। दरवाजा धीरे से चरमराया। दर्जी पास आया, चारों तरफ देखा और चुपके से घर के अंदर घुस गया। उसने एक एक चीज उठाना शुरू किया। पहले चांदी का कंगन, फिर सोने सा दिखने वाला हार, फिर रेशमी कपड़ा, और उसकी आंखों में चमक बढ़ती जा रही थी। वो इतना खो गया कि उसे ये एहसास भी नहीं हुआ कि उसके पीछे दरवाजा धीरे से बंद हो चुका है। अचानक, इतनी जल्दी काम पूरा हो गया दर्जी जी? माप लिए बिना ही काम खत्म? दर्जी कांप गया। उसके हाथ से कपड़े फिसल गए। उसने मुड़कर देखा, औरत दरवाजे पर खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में भोलेपन की जगह तूफान था। दर्जी हकलाने लगा, मैं मुझसे गलती हो गई, बस देख रहा था। उसने उसकी बात काट दी, आवाज धीमी लेकिन लोहे की धार जैसी। देखने आए थे या ले जाने? दर्जी पसीना पसीना हो गया, जैसे शरीर का खून एक पल में ही सूख गया हो। उसने चीजें वापस रखने की कोशिश की, पर उसके हाथ कांप रहे थे। औरत आगे बढ़ी और शांत स्वर में बोली, जिस दिन पहली बार आए थे ना, मैं समझ गई थी। तुम्हारी नीयत कपड़ों के धागों में नहीं, जेवरों की चमक में अटकी हुई थी। मैं बस इंतजार कर रही थी कि तुम खुद सच उजागर करो। दर्जी ने एकदम घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकल पा रही थी। औरत ने फिर कहा, मैं सीधे पुलिस बुला सकती हूं, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो सकता है, लेकिन दंड हमेशा शोर से नहीं, समझ से भी दिया जाता है। उसने दरवाजा खोला और कढ़ाई से कहा, चुपचाप सब वहीं रख दो और साफ बोलो, आज के बाद किसी की मेहनत, किसी की इज्जत या किसी का भरोसा चुराओगे? दर्जी ने सिर झुका लिया, स्वर टूटा हुआ,
कभी नहीं, जिंदगी में कभी नहीं। और वो धीरे धीरे घर से बाहर निकल गया, खाली हाथ, लेकिन भीतर से टूटा हुआ। औरत ने दरवाज़ा बंद किया और एक गहरी सांस ली। न जीत जैसी खुशी, न बदले का नशा, बस एक सुकून कि उसने अपने दम पर खुद को बचाया। उस पल उसे एहसास हुआ कि चालबाज दुनिया में सबसे तेज चाल ईमान की होती है, लेकिन उसे चलाने के लिए हिम्मत चाहिए। कहानी यही नहीं रुकी, क्योंकि दर्जी के जीवन में भी उस दिन कुछ गहरा बदल गया था, और आने वाले दिनों में उसकी इस गलती ने जिस दिशा में उसे मोड़ा, वो कहानी का असली मोड़ अब शुरू होने वाला है। उस दिन के बाद दर्जी कई दिनों तक अपने ही घर में बंद रहा। बाहर जाने की हिम्मत नहीं थी। मोहल्ले में किसी ने उसकी चोरी के बारे में नहीं सुना, क्योंकि औरत ने किसी को बताया नहीं। लेकिन दर्जी खुद से बच नहीं पा रहा था। हर बार जब आईने में अपना चेहरा देखता, उसे वही पल दिखाई देता, लालच से भरी उसकी आंखें, कांपते हाथ, औरत की ठंडी लेकिन सच्ची आवाज। पहली बार उसे समझ आया कि चोरी सिर्फ जेवर या सामान की नहीं होती, इज्जत और भरोसे की चोरी सबसे बड़ी गुनाह होती है। रातें उसके लिए लंबी हो गई थीं। नींद आती तो वो सपना देखता, वही घर, वही दरवाजा, वही दृश्य, और हर बार सपना एक ही वाक्य पर टूटता, आज के बाद किसी का भरोसा चुराओगे? ये वाक्य उसके दिल से निकलता ही नहीं था। एक सुबह वो अकेला बैठा था, आंखों में थकान और चेहरे पर शर्म की परतें थीं। तभी मोहल्ले के बाहर एक बच्चा आया, फटे कुर्ते में, घुटनों तक दाग लगे हुए कपड़े लिए। काका, ये सिल दोगे? अम्मा कहती हैं पैसे बाद में दे देंगे। दर्जी ने कपड़े लिए और बस उन्हें देखता रहा। काम तो आसान था, लेकिन उसकी उंगलियां मशीन पर जाने में झिझक रही थीं। उसे लगा जैसे वो अब सिलाई के लायक ही नहीं रहा, जैसे उसने कला के साथ भी धोखा कर दिया था। कुछ पल बाद उसने मशीन चलाई। सुई कपड़े में धसी, धागा आगे बढ़ा, और दर्जी ने धीरे से महसूस किया कि इंसान की गलती गलत हो सकती है, लेकिन उसकी कला कभी गुनाहगार नहीं होती। वो कपड़ा ठीक करके बच्चे को देने ही लगा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। वहीं खड़ी थी वही चतुर औरत। दर्जी का दिल फिर से घबराया, जैसे पिछले दिन की शर्म फिर उठ खड़ी हुई हो। लेकिन इस बार औरत के चेहरे पर गुस्सा नहीं था, उसमें एक गहरी गंभीरता थी, जैसे वो कोई निर्णय लेकर आई हो। वो अंदर आई और बोली, मैं जानती हूं तुम पिछले कई दिनों से बाहर नहीं निकले। गलती हुई, लेकिन गलती पर जमे रहना दूसरी गलती है। दर्जी चुप रहा। उसके पास कोई सफाई नहीं थी, कोई शब्द भी नहीं। औरत ने मेज पर एक कपड़ा रखा, महीन, महंगा और बेहद संभलकर तय किया हुआ। ये मेरी बेटी की शादी का जोड़ा है, इसे सिल पाओगे? दर्जी दंग रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वही औरत जिसने उसे चोरी करते पकड़ा, वही आज उसके हाथ में सबसे अनमोल चीज सौंप रही थी। उसका गला भराया। आप मुझ पर भरोसा कैसे कर सकती हैं? औरत ने नर्म लेकिन सख्त स्वर में कहा, क्योंकि सजा आदमी को तोड़ती है, पर भरोसा उसे सुधारता है। मैं देखना चाहती हूं कि तुम किस रास्ते को अपनाते हो। ये कहते हुए वो चली गई। पीछे चाय की केतली की सीटी, खिड़की से आती हवा और दर्जी की धड़कन अकेली रह गईं। उस रात उसने पूरी नींद नहीं की। घंटों तक वो कपड़ा सीने में लगा रहा। हर टांके के साथ वो सिर्फ जोड़ा नहीं सिल रहा था, अपना चरित्र सिल रहा था, अपनी गलती की भरपाई कर रहा था, खुद को फिर से जोड़ रहा था। जब जोड़ा पूरा हुआ तो वो बिल्कुल चमक रहा था, सिर्फ धागे की वजह से नहीं, बल्कि उस सच्ची मेहनत की वजह से जो एक टूटे इंसान ने ईमान के साथ लगाई थी। अगले दिन वो जोड़ा लेकर औरत के दरवाजे पर गया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था, सम्मान और कृतज्ञता थी। दरवाजा खुला, औरत ने जोड़ा हाथों में लिया, पल भर देखा, फिर अपनी आंखों में संतोष छुपाते हुए बोली, शादी की रस्में बहुत हैं, लेकिन असली शादी इंसान की नीयत से होती है। तुमने आज अपना भरोसा वापस जीता है। दर्जी की आंखें भीग गई। वो जवाब नहीं दे पा रहा था। शब्द कभी कभी भावनाओं के आगे छोटे पड़ जाते हैं। उस दिन एक अपराधी नहीं बदला, एक इंसान बदल गया। औरत ने जाते हुए कहा, खुश रहो, लेकिन याद रखना, भरोसा कमाया जाता है, मांगा नहीं जाता। दर्जी ने सिर झुकाकर स्वीकार किया। उस दिन उसने सिर्फ एक टांका नहीं, अपना भविष्य सुधारा था। शादी के दिन गांव खुशियों से जगमगा रहा था। ढोलक की थाप, रंग बिरंगी चुनरियां, महकते फूलों का रास्ता
और घर घर से आती ढेरों दुआएं। लेकिन सबसे ज्यादा खुश कोई और नहीं बल्कि वो दर्जी था जो भीड़ में चुपचाप खड़ा अपनी ही बनाई हुई दुल्हन की पोशाक को निहार रहा था। हर टाका उसकी मेहनत, उसके बदलते हुए दिल और उसके किए प्रायश्चित का सबूत था। आज पहली बार उसे महसूस हुआ कि इंसान के हाथ से सिर्फ कपड़ा नहीं, किस्मत भी सिल सकती है। लोग दुल्हन की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। कपड़े की कारीगरी कितनी सुंदर है, डिजाइन तो किसी शहर के बड़े दर्जी जैसा है। ये बनाया किसने है? ये सुनकर उसके सीने में अजीब सी गर्माहट फैल रही थी। लंबे समय बाद गर्व, लेकिन अहंकार नहीं। औरत भीड़ में आई और दर्जी की तरफ नजर मिलाकर मुस्कुराई। उस मुस्कान में न दया थी न एहसान, सिर्फ सम्मान था। दर्जी ने हल्के से सिर झुकाकर जवाब दिया, जैसे कह रहा हो, मैंने आपकी उम्मीद सही साबित की। शादी पूरी रौनक के साथ चल रही थी, पर दर्जी उतना खुश नहीं लग रहा था जितना होना चाहिए था। उसके दिल में एक दबी बेचैनी थी। इतना कुछ बदलने के बाद भी वो सोच रहा था, क्या वो सच में पूरी तरह बदल चुका है, या कहीं उसके अंदर पुराना लालच फिर से जाग तो नहीं गया? मन में उठे इन सवालों के बीच अचानक वही औरत उसके पास आई। आवाज में अपनापन, लेकिन परख की झलक। तुम कुछ छुपा रहे हो? दर्जी चौंक गया। नहीं, मैं तो बस कुछ सोच रहा था। औरत ने गहरी सांस ली और बोली, क्या सोच रहे हो कि अगर कभी फिर मौका आया तो तुम लालच में पड़ जाओगे या नहीं? उस एक वाक्य ने दर्जी के मन की परतें खोल दी। वो सच्चाई छुपा नहीं पाया। हां, शायद मैं बदला हूं, लेकिन मैं अभी तक खुद पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पा रहा हूं। औरत मुस्कुराई, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में एक रहस्य था। यही बात साबित करती है कि तुम सच में बदल गए हो। जो आदमी खुद की बुराई पहचान ले, वही वास्तव में अच्छे रास्ते पर होता है। दर्जी गहरी सांस लेकर हंसा। महीनों बाद पहली बार, जैसे उसके कंधों से बोझ उतर गया हो। इसी बीच दुल्हन की विदाई का समय आ गया। दुल्हन जोड़ा संभालते हुए दर्जी के पास आई और धीमे से बोली, मां ने जो बताया वो सब सच था। आपने सच में हमारे घर में चोरी करने की कोशिश की थी? दर्जी ने एक पल के लिए भी झूठ नहीं बोला। हां, गलती मेरी थी, लेकिन अब मैं वैसा नहीं हूं। दुल्हन की आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि राहत थी। अच्छा हुआ आप बदल गए, वरना ये जोड़ा पहनते समय हर टांका मुझे किसी धोखे जैसा लगता। उसकी बात कठोर नहीं थी, सच्ची थी, और दर्जी ने सम्मान से स्वीकार की। विदाई के बाद खाना बांटते समय वही औरत दर्जी को पीछे बुलाकर एक लिफाफा देती है। ये मेहनताना है, तुम्हें लेने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मेहनत की कमाई है, चोरी की नहीं। दर्जी कांपते हाथों से लिफाफा लेता है। पहली बार नोट उसे भारी नहीं बल्कि हल्के महसूस होते हैं, क्योंकि वो कमाए गए थे। लेकिन जैसे ही वो जाने लगता है, औरत धीरे से कहती है, एक बात और है जो आज तक किसी को पता नहीं। दर्जी रुक जाता है। औरत उसकी आंखों में देखती है और हल्की आवाज में कहती है, तुम उस रात पकड़े जाने से पहले मैं पहले से तुम्हें देख रही थी। मैं जानती थी तुम चोरी करने आने वाले हो। दर्जी स्तब्ध, शब्द ही नहीं निकलते। औरत आगे बोली, मैंने तुम्हें उस रात रोका नहीं, इसलिए नहीं कि मुझे गहने की चिंता नहीं थी, बल्कि इसलिए कि मैं देखना चाहती थी कि एक गिरा हुआ इंसान सुधर सकता है या नहीं। दर्जी की सांस रुक सी गई। तो मतलब ये सब एक परीक्षा थी? औरत धीरे से सिर हिलाती है। हां, मैं एक चोर की तलाश में नहीं थी, मैं एक इंसान की तलाश में थी। दर्जी के पैरों से जमीन जैसे खिसक गई। उसके अंदर भावनाओं का तूफान उमड़ पड़ा। आश्चर्य, डर, सम्मान, शर्म और कृतज्ञता सब एक साथ। उसने कांपती आवाज में कहा, अगर मैं उस दिन पकड़े जाने से पहले भाग गया तो, या सब झूठ बोल देता तो? औरत शांत स्वर में बोली, तो आज ये कहानी यहीं खत्म हो जाती, और तुम भी। दर्जी ने पहली बार पूरी तरह समझा। कभी कभी जिंदगी इंसान को गिराकर इसलिए छोड़ देती है
ताकि वो खुद उठकर बेहतर बनने की ताकत पा सके। उस पल से दर्जी की आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक नया हौसला था। शादी के कुछ दिनों बाद दर्जी की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी दुकान अब खाली नहीं रहती थी। सुबह से शाम तक लोगों की भीड़ लगी रहती। वही लोग जो पहले उसे सिर्फ एक गरीब दर्जी समझते थे, अब सम्मान से उसके पास आते। उसकी नसों में पहली बार ऐसा आत्मविश्वास था जिसे उसने खुद मेहनत से कमाया था, चोरी से नहीं। लेकिन अंदर कहीं वो जानता था, परीक्षा खत्म नहीं हुई, बस राह बदल गई है। एक दिन दुकान बंद करके वो घर जा रहा था कि पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा। मुड़कर देखा तो दो अनजान आदमी खड़े थे। भारी शरीर, नुकीली नजरें और चेहरे पर वो ठंडी मुस्कान जो समझ में नहीं आती लेकिन बेचैनी जगा देती है। तुम ही हो दर्जी? उनमें से एक ने पूछा। दर्जी ने हिचकते हुए सिर हिलाया। हाँ, कहिए। दूसरा आदमी पास आया और बोला, काफी मशहूर हो गए हो आजकल। दुल्हन का जोड़ा तुमने ही बनाया था ना? बहुत बढ़िया काम किया। आवाज में तारीफ थी, लेकिन नीयत में नहीं। दर्जी के अनुभव ने उसे जैसे आगाह कर दिया, ये सामान्य ग्राहक नहीं है। अगर कुछ सिलवाना है तो कल दुकान पर आ जाइए, उसने सरलता से कहा और चलने लगा। अचानक पहले आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया। दुकान पर नहीं, काम अलग तरह का है। दर्जी के सीने में धड़कन तेज हो गई। कैसा काम? हमारे पास कीमती माल है जो सिलकर ऐसे छुपाना है कि कोई पकड़ न सके, आदमी ने धीमी आवाज में कहा। दर्जी ने समझ लिया, ये कोई कपड़े का काम नहीं था, ये अपराध था। दूसरा आदमी मुस्कुराया और बोला, काम कर दोगे तो जितना कमाते हो उससे 10 गुना मिल जाएगा, और ना कहा तो हमारा समय खराब करना तुम्हें महंगा पड़ सकता है। दर्जी चुप रहा। अंदर जंग शुरू हो चुकी थी, एक तरफ पैसा और दूसरी तरफ बदला हुआ चरित्र। आदमी ने जेब से सोने के सिक्के दिखाए। सोच लो दर्जी, ऐसे मौके हर किसी को नहीं मिलते। दर्जी के हाथ कांप गए, लेकिन इस बार चाहत की वजह से नहीं, डर की वजह से। वो जानता था कि अगर उसने ये रास्ता चुना तो फिर वो वहीं लौट जाएगा जहां से बड़ी मुश्किल से निकला था, अंधेरे में। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं ऐसे काम नहीं करता। पहले आदमी ने उसकी बात पर हंसते हुए कहा, गलत मत समझो, हम पूछ नहीं रहे, बता रहे हैं। कल रात माल तुम्हारे पास पहुंचा दिया जाएगा। काम 1 हफ्ते में चाहिए, वरना तुम्हारी दुकान और तुम्हारी नई जिंदगी दोनों खत्म। ये कहते ही दोनों चले गए। दर्जी पत्थर की तरह खड़ा रह गया। नई शुरुआत के बीच नया खतरा खड़ा होता। उस रात दर्जी सो नहीं पाया। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन उसके मन में तूफान। न नहीं कहूं और मुसीबत मोल लूं, हाँ कहूं तो सब खत्म। अगर पुलिस को बताऊं तो अपराधी बच जाएं तो क्या मैं फिर उसी पुराने जाल में घिर रहा हूं? वो खुद को फिर से कमजोर महसूस कर रहा था। कपड़ों की कटिंग सिलाई आसान लगती थी, लेकिन किस्मत की सिलाई सबसे मुश्किल थी। सुबह होते ही वो सीधे उसी औरत के घर पहुंचा, वही जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी। दरवाजा खुला और वो हैरान होकर बोली, तुम इतनी जल्दी, सब ठीक हो? दर्जी की आंखों में बेचैनी थी। दीदी, मैं फिर उलझ गया हूं और इस बार मामला बहुत बड़ा है। औरत ने उसे अंदर बिठाया। उसने पूरी बात सुनकर एक पल के लिए भी पलक नहीं झपकाई, जैसे वो पहले से ऐसे हालातों को पहचानती हो। तुमसे काम करवाना सिर्फ बहाना है, उसने गंभीर आवाज में कहा। असल में वो लोग तुम्हें फिर अपराध की राह पर धकेलना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम पहले गिरे हुए इंसान हो और गिरा इंसान उन्हें आसान शिकार लगता है। दर्जी की गर्दन झुक गई, उसे अपने अतीत पर शर्म आई। औरत आगे बोली, पर तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं, या तो डरकर वो बन जाओ जो तुम पहले थे, या खड़े होकर वो बनकर दिखाओ जो तुम बन चुके हो। दर्जी ने धीरे से कहा, लेकिन वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। औरत ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, गलत लोग कभी छोड़ते नहीं, बस हार मानकर पीछे हटते हैं। लेकिन हार उन्हें तभी मिलती है जब सामने वाला आदमी ईमान और हिम्मत से डटा रहे। उसके शब्द दर्जी के भीतर तक उतर गए। कुछ देर खामोशी रही, फिर दर्जी ने पहली बार दृढ़ता से कहा, मैं अब डटूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस रास्ते पर नहीं लौटूंगा। औरत ने संतोष से सिर हिलाया, फिर धीरे से कहा, ठीक है, लेकिन ये लड़ाई अकेले नहीं लड़नी पड़ेगी। दर्जी ने चौंक कर पूछा, आप क्या कहना चाहती हैं? औरत ने धीमे लेकिन असरदार शब्दों में कहा, वो लोग जितने खतरनाक हैं, उससे कहीं ज्यादा बड़ा वो जाल है जिसमें वो फंसे हैं, और अब समय है कि सच सामने आए। दर्जी अवाक रह गया। क्या मतलब? क्या औरत उन लोगों को जानती है, या फिर इसके पीछे कोई और रहस्य है? वो कुछ पूछ पाता उससे पहले औरत की आवाज धीमी लेकिन तीखी हुई, जिस रात तुम चोरी करने आए थे, उस रात सिर्फ मैं ही जाग रही थी, कोई और भी सब देख रहा था, और वही व्यक्ति इन अपराधियों तक पहुंच सकता है। दर्जी के शरीर में सनसनी दौड़ गई। वो कौन था और ये कहानी अपराधियों तक कैसे पहुंची? औरत ने कहा, कल रात वो तुमसे मिलने आएगा, और तब तुम्हें पता चलेगा कि असली खेल अभी शुरू हुआ है। अगली रात दर्जी की जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। समय जैसे जानबूझकर धीमे चल रहा था। घड़ी की हर टिक टिक उसे ये याद दिला रही थी
कि आधी रात को कोई आने वाला है, कोई ऐसा व्यक्ति जो उस गहरी परत तक जुड़ा है जहां से पूरा खेल शुरू हुआ था। कमरे की खिड़कियों पर हवा टकराकर अजीब सी आवाजें पैदा कर रही थी, लेकिन घर के भीतर दर्जी के दिल की धड़कन उससे कहीं ज्यादा तेज थी। डर नहीं था, बल्कि अनजाना सच सामने आने वाला है, इस बेचैनी का दबाव था। घड़ी ने 12 बजाए और उस चुप्पी में कदमों की आहट सुनाई दी, हल्की, धीमी, लेकिन बहुत साफ। दर्जी ने दरवाजा खोलने से पहले गहरी सांस ली। दरवाजा खुला और सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उम्र लगभग 60 से ऊपर, सफेद दाढ़ी, झुर्रियां, लेकिन आंखें बेहद तेज। अंदर आने दूं? दर्जी ने डरते हुए पूछा। बूढ़े आदमी ने कहा, नहीं, मैं अंदर आने नहीं आया, मैं सच बताने आया हूं। दर्जी उसके चेहरे पर गौर से नजरें टिकाए रहा। उसे बूढ़े के चेहरे पर कुछ जाना पहचाना सा लगा, लेकिन याद नहीं आ पाया। बूढ़ा बिना समय गमाए बोला, तुम्हें नहीं पता, लेकिन इस खेल में तुम अकेले नहीं फंसे। उन्हीं लोगों के पीछे मैं भी हूं, और उसी औरत ने मुझे भी बचाया था। ये सुनकर दर्जी अवाक रह गया। मतलब, वो पहले भी? बूढ़े ने सिर हिलाया। हां, उन अपराधियों का तरीका यही है, ऐसे लोगों को ढूंढना जो कभी बुरे रास्ते पर जा चुके हों। वो उन्हें फिर से खींचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि टूटे लोग उन्हें आसान मोहरा लगते हैं। दर्जी को एक सिहरन हुई। तो मैं भी उनकी सूची में पहले से था? हां, औरत भी जानती थी। उसने तुम्हें बदला इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो चाहती थी कि इस बार खेल वो जीते, अपराधी नहीं। दर्जी अचानक समझ गया कि उसके साथ जो कुछ हुआ, भाग्य, डर, भरोसा, परीक्षा, बदलाव, ये सब सिर्फ उसके बारे में नहीं था, ये एक बहुत बड़ी योजना का हिस्सा था। बूढ़ा आगे बोला, मैं भी कभी दर्जी था, तुम्हारी तरह, और मैंने भी कभी अपने हाथ गलत कामों में इस्तेमाल किए थे। उन्हीं अपराधियों ने मुझे भी फंसाया था, लेकिन जब मैं पूरी तरह टूट चुका था, उस औरत ने मुझे भी संभाला। दर्जी की आंखें फैल गईं। तो वो कौन है? आखिर वो अपराधियों का सामना क्यों कर रही है? बूढ़े की आवाज भारी हो गई। क्योंकि उन्होंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। सालों पहले उसके पति उन लोगों के खिलाफ खड़े हुए थे, और इसका अंजाम उन्हें अपनी जान देकर चुकाना पड़ा था। तब से वो एक एक करके उन लोगों को खत्म कर रही है, लेकिन सीधे लड़कर नहीं, लोगों को बदलकर। अपराधियों की ताकत गिनती में है, पर उसके पास वो ताकत है जो दुश्मन को सबसे ज्यादा कमजोर करती है, सुधार और ईमान। ये सुनकर दर्जी के शरीर में झटका सा लगा। जिस औरत को वो सिर्फ समझदार समझ रहा था, वो दरअसल न्याय के रास्ते पर चल रही एक जंग लड़ रही थी। बूढ़ा आगे झुककर बोला, लेकिन अब मामला और बड़ा हो गया है। जो 2 आदमी तुमसे मिले थे, वे अपराधियों के सरगना नहीं हैं, वे बस मोहरे हैं। असली खिलाड़ी तो कोई और है, और उसने तुम्हें इसलिए चुना है क्योंकि उसे लगता है कि तुम फिर से उसी रास्ते पर लौट जाओगे। दर्जी की मुट्ठियां भींच गईं। मैं नहीं लौटूंगा, चाहे कितनी भी कोशिश कर लें। बूढ़े के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। इसीलिए मैं आज यहां आया हूं, क्योंकि कल तुम्हारे साथ वही होगा जो मेरे साथ हुआ था। धमकी, दबाव और फिर डर से समझौता। लेकिन तुम डरना मत, क्योंकि हम इस बार अकेले नहीं हैं। औरत ने जो शुरुआत की है, उसे खत्म करने का समय अब आ गया है। दर्जी ने पहली बार इतने दिनों में अपनी आवाज में पूरा आत्मविश्वास महसूस किया। कहो, क्या करना है? बूढ़ा सीधा बोला, कल वे तुम्हें माल देने आएंगे, तुम उसे स्वीकार कर लेना, लेकिन एक शब्द मत कहना। उसके बाद वही होगा जो हमें चाहिए। तभी हम असली सरगना तक पहुंच पाएंगे, तभी इस खेल का अंत आएगा। योजना बहुत खतरनाक थी। अपराधियों को इस तरह धोखे में डालना मतलब जिंदगी दांव पर लगाना था। लेकिन दर्जी जान गया था, अगर वो पीछे हट गया तो फिर कभी खुद को माफ नहीं कर पाएगा। बूढ़ा जाते समय धीरे से बोला, डर लगे तो याद करना,
तुम्हें दूसरी जिंदगी फिर से मिली है। इसे बचाना ही नहीं, इसे बचाकर साबित भी करना है। दर्जी देर रात तक बाहर खड़ा रहा। सड़क पर अंधेरा था, हवा में ठंड थी, लेकिन उसके भीतर जल रही आग पहले से ज्यादा तेज थी। उस रात उसे पहली बार महसूस हुआ कि एक आदमी का बदलना सिर्फ उसकी कहानी नहीं बदलता, पूरी दुनिया की दिशा बदल सकता है। और अब जो होने वाला था वो सिर्फ उसकी जिंदगी का मोड़ नहीं, पूरे खेल का फैसला था। गांव में सुबह धीरे धीरे उजली हो रही थी, पर रमेश के घर के आंगन में माहौल बिल्कुल शांत नहीं था। पिछली रात जो कुछ भी हुआ था उसने सबके दिलों में जैसे आग लगा दी थी। रमेश की पत्नी बार बार यही कह रही थी, क्या सच में वो दर्जी दोबारा गांव आया है? क्या वो फिर किसी को धोखा देगा? बुजुर्ग मां खामोश बैठी थीं, पर उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। रमेश खुद भी भीतर ही भीतर असमंजस में था। क्या वो अपने परिवार की रक्षा करे या पूरे गांव को चेतावनी दे? पर सच तो ये था कि अब मामला सिर्फ चेतावनी का नहीं था, कोई बड़ा तूफान आने वाला था। थोड़ी देर बाद रमेश गांव के चौपाल पहुंचा। वहां पहले से ही कुछ लोग खड़े होकर कानाफूसी कर रहे थे। हर कोई अलग अलग बात बता रहा था। किसी ने कहा कि ठग दर्जी जंगल के रास्ते मंदिर की ओर देखा गया है, किसी ने कहा कि वो एक रहस्यमयी औरत के साथ है, और किसी ने कहा कि वो अभी भी किसी बड़े शिकार की तलाश में है। बातों के बीच सिर्फ एक चीज साफ थी, सब डरे हुए थे, लेकिन कोई भी ठोस कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी बूढ़े हरिशंकर ने धीरे धीरे खड़े होकर कहा, डर से नहीं, दिमाग से लड़ना पड़ेगा। धोखा देने वाला चाहे कितना भी चालाक हो, उसका झूठ एक न एक दिन खुलता है। ये सुनकर माहौल थोड़ा बदला। रमेश की आंखों में एक नई चमक आई, हिम्मत की, पर शायद थोड़ी जल्दबाजी की भी। उसने वहीं फैसला कर लिया कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, वो ठग दर्जी को पकड़कर लाएगा और सच का पर्दाफाश करेगा। उसका यह आत्मविश्वास सबको बड़ा अच्छा लगा, मगर किसी को यह अंदाजा नहीं था कि उसकी ये जिद एक बड़े खतरे को जन्म देने वाली थी। रमेश ने 2-3 गांव वालों को साथ जाने के लिए कहा, पर कोई आगे नहीं आया। सबकी आंखों में डर था, सब चाहते थे सच सामने आए, पर कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था। आखिरकार रमेश अकेला चल पड़ा। रास्ते में उसकी चाल तेज थी, पर मन में हलचल थी। अगर वो दर्जी को पकड़ ले तो पूरा गांव सुरक्षित हो जाएगा, लेकिन अगर वो असफल रहा तो शायद उसकी कहानी भी उन कई लोगों जैसी बन जाएगी जिन्हें दर्जी ने कभी धोखा दिया था और फिर उनका नाम तक नहीं जानता। काफी दूर चलने के बाद उसे पगडंडी के पास कुछ पैरों के निशान दिखे। घास झुकी हुई थी, मिट्टी ताजा बिखरी थी, और पैरों के निशान साफ दर्शा रहे थे कि यहां से कुछ समय पहले कोई गुजरा है। रमेश ने कदम तेज कर दिए। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, जंगल और घना होता जा रहा था। सूरज की धूप पेड़ों के बीच से छनकर जमीन पर गिर रही थी, फिर भी वातावरण में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे हवा खुद फुसफुसा रही हो कि ये रास्ता खतरे का है। अचानक दूर उसे किसी के बोलने की आवाज सुनाई दी, धीमी पर साफ तौर पर चालाकी से भरी हुई। रमेश एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गया और सावधानी से झांका। सामने साफ दिखाई दिया, वही ठग दर्जी, वही हल्की मुस्कान, वही बेफिक्री, जैसे दुनिया का कोई डर उसे छू नहीं सकता हो। लेकिन उसके साथ एक और चेहरा था, चतुर औरत। वो भी हंस रही थी, जैसे किसी बड़ी योजना के सफल होने की खुशी हो। दोनों के चेहरों पर आत्मविश्वास था, और उससे भी ज्यादा खतरा। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पहली बार जाना कि दुश्मन कितना बड़ा है। दर्जी सिर्फ अकेला नहीं है, उसके साथ दिमाग वाली कोई और भी है। अब खेल पहले से ज्यादा कठिन था। रमेश ने वहीं खड़े खड़े धीरे से सोचा, अगर मैंने जल्दबाजी की तो शायद मैं आज कभी घर न लौट पाऊं। पर ठीक उसी वक्त झाड़ियों में उसके पैर से एक सूखी टहनी टूट गई। चरररर आवाज जैसे टाइम बम की तरह चारों तरफ फैल गई। दर्जी और औरत तुरंत सतर्क हो गए। दोनों के चेहरे पर हंसी गायब हो गई। दर्जी धीरे से बोला, लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है, और उसकी ये आवाज जंगल की खामोशी में हथियार की तरह गूंज उठी। रमेश में ही जड़ हो गया, अब आगे क्या होगा? वो दिन कहानी बदल देगा या उसकी जिंदगी? जंगल की खामोशी उसे एक टहनी के टूटने की आवाज से जैसे चकनाचूर हो गई थी। ठग, दर्जी और चतुर औरत दोनों ने एक साथ मुड़कर देखा। उनकी आंखों में शक नहीं, बल्कि ऐसा आत्मविश्वास था जैसे किसी शिकारी को पता चल जाए कि शिकार खुद चलकर जाल में आ गया है। रमेश की सांस तेज हो गई, लेकिन वो पीछे नहीं हट सका। शरीर मानो वहीं जड़ हो गया था। उस पल में डर से ज्यादा उसे शर्म महसूस हुई। वो आया था सच उजागर करने, पर अब वो खुद ही खतरे के सामने फंसा खड़ा था। दर्जी ने धीमे कदमों से आगे बढ़ना शुरू किया, पर उसके चेहरे पर मुस्कान वापस लौट आई। वही चालाक मुस्कान,
जैसे उसे पहले से पता था कि कोई उनके पीछे पड़ेगा। वो झाड़ियों की ओर बढ़ते बढ़ते बोला, जो भी हो, सामने आ जाओ, छुपने से कुछ नहीं बदलने वाला। इस आवाज में इतना विश्वास था कि रमेश समझ गया ये दोनों सिर्फ ठग नहीं, खिलाड़ियों की तरह दिमाग से जाल बुनते हैं। पर अब पीछे हटना नामुमकिन था। आंखें बंद कर उसने खुद को संभाला और झाड़ी के पीछे से बाहर आ गया। चतुर औरत ने सबसे पहले उसे पहचाना। उसकी नजरें तीखी थीं, जैसे किसी की सोच पढ़ लेती हों। उसने धीरे धीरे कहा, अकेले आए हो यहां तक? उसके लहजे में मजाक भी था और खतरा भी। रमेश ने साहस जुटाकर जवाब दिया, मैं तुम्हें पहचान चुका हूं, इस बार तुम किसी को धोखा नहीं दे पाओगे। दर्जी हंस पड़ा, दिल खोलकर, जैसे ये बात उसे बेहद मजेदार लगी हो। तुम्हें लगता है कि हम सिर्फ कपड़े सिलते हैं और बातें बनाते हैं? कभी कभी सबसे खतरनाक लोग वही होते हैं जिन्हें दुनिया सबसे साधारण समझती है। ये बात रमेश के सीने में गहरे उतर गई, लेकिन उसी पल उसने ठान लिया, डर का कोई मतलब नहीं। उसने कदम आगे बढ़ाए और दर्जी से आंखें मिलाकर कहा, सच सामने आएगा, आज नहीं तो कल। पर दर्जी ने सिर हिलाया, जैसे वो किसी बच्चे को समझा रहा हो। सच वही होता है जिसे दुनिया मान ले, और दुनिया वही मानती है जो उसे सुनने में अच्छा लगे। उसकी बातों में इतनी चुनौती थी कि रमेश के मुट्ठियां भिज गईं। उसे पहली बार लगा, दर्जी सिर्फ ठग नहीं है, वो इंसानों की कमजोरी को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। चतुर औरत उस दौरान चुप थी, पर उसकी आंखें रमेश पर गड़ी थीं, एक गहरा विश्लेषण करती हुई। फिर उसने धीरे से कहा, तुम बहादुर हो, इसमें शक नहीं, लेकिन बहादुरी तभी काम आती है जब इंसान समय और जगह समझे। अकेले लड़ने वाले अक्सर जीत नहीं, कहानियों से बाहर हो जाते हैं। ये सुनकर रमेश के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा उतर गया। वो समझ गया कि ये दोनों इंसानी मनोविज्ञान के खिलाड़ी हैं और यही कारण है कि दुनिया उन्हें पकड़ नहीं पाई। अचानक दर्जी ने माहौल बदल दिया। उसने धीरे से कहा, हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहते, क्योंकि तुम मूर्ख नहीं हो, और मूर्ख लोगों को हम आसानी से नियंत्रण में ले लेते हैं। समझदार खतरनाक होते हैं, लेकिन कभी कभी वे काम के भी होते हैं। रमेश को अचानक शक हुआ, क्या वे उसे खरीदना चाहते हैं या बहका कर इस्तेमाल करना चाहते हैं। दर्जी आगे और करीब आया और बोला, अगर तुम जानना चाहते हो कि हम क्या कर रहे हैं तो हमारे खिलाफ मत जाओ, हमारे साथ चलो। ये शब्द सुनकर रमेश का दिल जैसे उलट गया। वो यहां आया था सच उजागर करने, और अब उसे प्रस्ताव दिया जा रहा था कि वो स्वयं अंधकार का हिस्सा बन जाए। उसके भीतर आवाज उठी, नहीं, लेकिन उस आवाज के ऊपर शक, डर और स्थिति की जटिलता हावी हो गई। अगर वो मना करता है तो वो शायद आज जिंदा नहीं बचेगा। अगर वो हां कहता है तो वो शायद खुद ही गांव वालों जैसा शिकार बन जाएगा। कुछ सेकंड की चुप्पी बहुत लंबी लग रही थी। फिर रमेश ने बड़ी मुश्किल से कहा, मैं तुम दोनों से एक बात सीख चुका हूं, जो फैसले दबाव में लिए जाते हैं वो हमेशा गलत होते हैं, इसलिए मैं अभी कोई जवाब नहीं दूंगा। दर्जी की मुस्कान एक पल को रुक गई, जैसे ये जवाब उसकी अपेक्षा के बाहर था। चतुर औरत ने दर्जी को धीरे से देखा, फिर बोली, इसे जाने दो, इसे सोचने दो। कभी कभी इंसान सबसे ज्यादा उसी चीज की ओर लौटता है जिससे वो सबसे ज्यादा बचना चाहता है। ये कहते हुए उसकी आंखों में एक अजीब आत्मविश्वास था, जैसे उसे पहले से पता हो कि कहानी अभी खत्म नहीं, बस नया मोड़ शुरू हुआ है। दर्जी ने रास्ते से हटकर इशारा किया, जाओ, और याद रखना, हम तुम्हें दुश्मन नहीं मानते, लेकिन हम भूलते भी नहीं। रमेश धीरे धीरे पीछे हट गया, फिर मुड़ा और तेज कदमों से गांव की ओर भागने लगा। पर दिल में जो सवाल थे उनसे वो भाग नहीं सका। क्या वो जीत रहा है, या वो भी अब खेल का हिस्सा बन गया है? उसकी हर सांस बता रही थी, असली युद्ध अब शुरू होने वाला है। रमेश गांव की ओर लौट आया था, लेकिन उसके कदम घर की तरफ नहीं बढ़ सके। जब शरीर थक कर भी रुकने से इनकार कर दे तो इसका मतलब होता है कि दिमाग अब भी लड़ रहा है। उसके मन में बार बार वही बातें गूंजती रही, हम दुश्मन नहीं मानते, लेकिन हम भूलते भी नहीं। ये सिर्फ चेतावनी नहीं थी, ये मनोवैज्ञानिक जाल था। दर्जी और चतुर औरत के बोलने का अंदाज ऐसी तरह का था कि इंसान विरोध भी करे तो भी अंदर से कमजोर पड़ जाए। वो गांव के बाहर वाले सूखे कुएं के पास बैठ गया। चांद की हल्की रोशनी पानी की सतह पर लहरों की तरह कांप रही थी, लेकिन रमेश की आंखों के सामने कुछ नहीं था, सिर्फ सोच का अंधेरा। उसने खुद से पूछा, क्या मैं सही हूं, या मैं सिर्फ जिद के पीछे भाग रहा हूं? और जवाब से पहले ही उसे एहसास हो गया कि अब बात सही या गलत की नहीं रही, बात अहंकार, भरोसे और अंत की कीमत की है।
किसी भी कीमत पर वो वास्तव में हार मानना नहीं चाहता था, पर क्या ये हार और जीत का खेल था भी? जैसे जैसे घंटे बीतते गए, रमेश की बेचैनी बढ़ती गई। मन में एक तरफ आग थी ठगों को बेनकाब करने की, दूसरी तरफ डर कि कहीं वो खुद इस खेल में मोहरा न बन जाए। लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक एक तीसरा विचार था कि शायद वे लोग सही कह रहे थे। दुनिया वही मानती है जो अच्छा और मीठा लगे। अगर ठग लोगों को खुश रख रहे हैं तो क्या सच का कोई मतलब भी रहेगा? ये सवाल उसके ईमान को चीरता जा रहा था। आंखें बंद करके उसने ठंडा पानी चेहरे पर डाला, जैसे नींद भगाने के लिए नहीं बल्कि जागने के लिए। तभी उसे आवाज सुनाई दी, धीमी, अनजान, लेकिन बेहद साफ। तुम कुछ सोच रहे हो जो किसी के लिए खतरा बन सकता है। रमेश ने घबराकर पीछे देखा। एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, सफ़ेद दाढ़ी, बहुत साधारण कपड़े और शरीर इतना झुका हुआ कि लगता था हवा भी उसे गिरा सकती है। लेकिन उसकी बातों में कमजोरी नहीं, गहराई थी। रमेश को समझ नहीं आया कि वो कौन है। उसने हिचकिचाते हुए पूछा, आप मुझे जानते हैं? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, थका हुआ पर बेहद अनुभवी अंदाज में। इस गांव में कौन किसे नहीं जानता और कौन किसके बारे में बातें नहीं करता? ये जवाब सुनकर रमेश को नई बेचैनी हुई। क्या गांव वाले जानते हैं कि वो दर्जी और चतुर औरत से टकरा चुका है? क्या लोग बातें कर रहे हैं या ये सिर्फ बूढ़े का अंदाजा है? बूढ़ा उसके पास बैठ गया, लेकिन दूरी बनाए रखते हुए, जैसे वो किसी से सच कहा भी दे मगर अपनी सुरक्षा कम न होने दे। तुम्हारे चेहरे पर संघर्ष लिखा है, और संघर्ष वही करते हैं या तो बहुत भले होते हैं या बहुत मूर्ख। रमेश को लगा कि ये चोट लगी है, लेकिन सच के जैसा लगा। उसने धीरे से कहा, मैं सिर्फ सही करना चाहता हूं। बूढ़े ने उसकी ओर देखा, ऐसी नजर से जिसमें नजरअंदाज भी था और चेतावनी भी। सही करना अक्सर सबसे गलत जगह ले जाता है। रमेश को गुस्सा आया। उसने भर्राई आवाज में पूछा, तो क्या गलत को जीतने देना चाहिए? क्या चुप रहना ही ठीक है? बूढ़ा ठहर कर बोला, गलत को हराना है तो उसके तरीकों को समझना पड़ता है। उसे हराने के लिए पहले उसकी तरह सोचना पड़ता है, लेकिन ध्यान रहे, कोई भी अंधेरे में बहुत देर तक खड़ा रहे तो उसका हिस्सा बन जाता है। ये सुनते ही रमेश के शरीर में ठंडे कांटे उठ गए। यही डर उसके भीतर कहीं गहराई में पहले से मौजूद था, और आज किसी ने उसे शब्द दे दिए। कुछ पल दोनों खामोश बैठे रहे। फिर बूढ़ा धीरे धीरे खड़ा हुआ और चलने लगा। जाते जाते उसने सिर्फ एक बात कही, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, लड़ो लेकिन उनके दिमाग से, या हार जाओ अपने ही दिमाग में। ये कहकर वो रात में खो गया जैसे कभी आया नहीं हो। रमेश वहीं बैठा रह गया, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल चुका था। अब उसे डर नहीं, रणनीति की जरूरत समझ में आने लगी थी। धीरे से उसने पहली बार मन में स्वीकारा, दर्जी और चतुर औरत खिलाड़ी हैं और उन्हें हराना है तो खुद भी खेल खेलना होगा। अंधेरी रात धीरे धीरे खत्म नहीं हो रही थी, लेकिन रमेश को लगने लगा था कि शायद पहली बार वो रोशनी की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। रोशनी जो खतरों से भरी है, पर सच की लड़ाई वहीं से शुरू होती है। और जैसे ही उसने ये फैसला मन में पूरा किया, उसके पीछे झाड़ियों में फिर सरसराहट हुई। लेकिन इस बार चौंककर वो भागा नहीं, क्योंकि अब वो शिकारी बनने की शुरुआत कर चुका था। झाड़ियों से आई सरसराहट को रमेश ने इस बार डर नहीं बनने दिया। उसकी सांसें सामान्य थीं, चेहरा शांत, लेकिन दिमाग पूरी तरह सतर्क। वो धीरे से खड़ा हुआ और आवाज की दिशा में बढ़ गया, ऐसे जैसे किसी शिकारी को पता हो कि जाल में डरकर भागने से खतरनाक चीज और पास आ जाती है। कुछ कदम बाद एक छाया झाड़ियों के पीछे से उभरी, और फिर दूसरी। अगले ही पल दो लोग सामने खड़े थे, लेकिन वे दर्जी और चतुर औरत नहीं थे। दोनों गांव के ही आदमी थे, लेकिन चेहरे पर अजीब सी घबराहट और बेचैनी थी। उनमें से एक ने हिचकते हुए कहा, तुमने उन्हें देखा है ना? रमेश हैरान रह गया। लोग इन दोनों का नाम लेने से भी डरते थे, और ये सीधे उनसे मिलाने की बात कर रहे हैं। रमेश ने संभल कर पूछा, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? दोनों ने एक दूसरे को देखा और धीमी आवाज में बोले, साधुओं के भेष वाले ठड, वही दो। रमेश की धड़कनें कुछ पल के लिए रुक गईं। साधु, ठग, दर्जी और औरत, मतलब ये खेल उससे भी बड़ा था जितना उसने सोचा था। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम बताओ जो पता है। पहला आदमी कांपती आवाज में बोला, वे ठग ही नहीं हैं, वे पूरा नेटवर्क चलाते हैं। कभी साधु, कभी दर्जी, कभी व्यापारी, बस रूप बदलते रहते हैं। हर गांव में अमीरों को भी लूटते हैं और गरीबों को भी, लेकिन कोई शिकायत नहीं करता, क्योंकि सब या तो डरते हैं या उनके कर्ज में दब जाते हैं। ये सुनकर रमेश के मन में तूफान उठ गया। लोग सिर्फ मूर्खता से नहीं, मजबूरी से भी चुप थे,
और दूसरी तरफ दर्जी और चतुर औरत मासूमों को बेवकूफ बनाकर ही नहीं बल्कि उन्हें अपनी चुप्पी के लिए मजबूर भी कर रहे थे। दूसरे आदमी ने इधर उधर देखते हुए फुसफुसा कर कहा, तुम्हें समझ नहीं है, कोई उनके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। जो खड़ा होता है वो गायब हो जाता है हमेशा के लिए। ये वाक्य सुनकर जैसे हवा ठंडी पड़ गई। खतरा अब सिर्फ मानसिक खेल नहीं, असली जीवन मौत था। तुम हमें बचा सकते हो, पहला आदमी बोला, क्योंकि तुम उनसे टकराए हो और अब तक जिंदा हो। इन शब्दों में उम्मीद नहीं, हताशा थी, जैसे कोई डूबता इंसान तिनके को पकड़कर नहीं, पानी से लड़ते लड़ते थककर आखिरी बार कोशिश करता है। रमेश एक पल के लिए स्थिर हो गया। वो खुद भी इस लड़ाई से डरा हुआ था, लेकिन आज पहली बार उसने देखा कि ये लड़ाई सिर्फ उसकी नफरत या जिद की नहीं, उन कई मजबूर लोगों की थी जिनकी आवाज दबा दी गई थी। लेकिन तभी उसके दिमाग ने दूसरी दिशा से सोचा, अगर ये गांव वाले उसके पास मदद मांग सकते हैं तो ये खबर दर्जी और औरत तक भी पहुंच सकती है। ये लोग डर में हैं, लेकिन डरे हुए लोग गलती भी कर सकते हैं और गलती में उसका नाम भी उनके दुश्मनों तक पहुंच सकता है। विश्वास सिर्फ ताकत नहीं होता, कभी कभी जाल भी होता है। उसने दोनों को ध्यान से देखा, फिर धीमे स्वर में बोला, मैं मदद कर सकता हूं, लेकिन अगर तुम भावनाओं में टूट गए तो सब खत्म हो जाएगा। हमें दिमाग से खेलना होगा, बस गुस्से से, डर से या जल्दबाजी से नहीं। ये कहते समय रमेश खुद को भी समझा रहा था। दोनों आदमी पहली बार थोड़ा संभले। उन्होंने रमेश की ओर उम्मीद से देखा, लेकिन अगले ही पल दूर से किसी पत्ते के टूटने की आवाज आई। तुरंत तीनों सतर्क हो गए। झाड़ियों के पीछे से कोई नजर रख रहा था या गुजर रहा था, समझना मुश्किल था। लेकिन इस बार उनमें से पहला आदमी बेकाबू हो गया। वो घबराकर दूसरी दिशा में भाग पड़ा, जैसे जान बचाना ही एकमात्र रास्ता हो। रमेश समझ गया कि भागना सबसे खतरनाक है। वो चिल्लाया, रुको, भागोगे तो। बात पूरी भी नहीं हुई कि जंगल हिला। किसी भारी चीज के गिरने की धमक जैसी आवाज के साथ आदमी की चीख सुनाई दी। उसके बाद सब कुछ खामोश। दूसरा आदमी भय से जड़ हो गया, पैर कांपते हुए। उस चीख के जाने के बाद जंगल पूरी तरह शांत हो गया, इतनी शांत कि खुद की धड़कनें भी खतरनाक महसूस होने लगीं। रमेश ने हिम्मत बटोरी और फुसफुसाकर कहा, चुप रहो, कोई भी आवाज मत करना। लेकिन दूसरे आदमी का डर काबू में नहीं था। वो बुदबुदाने लगा, खत्म हो गया, अब हमारी बारी है, हमारी बारी है। रमेश समझ गया कि वो अगर इन्हें एक सेकंड भी और यहां रोकेगा तो दूसरा आदमी भी मर जाएगा। उसने उसे पकड़कर लगभग खींचते हुए उस दिशा में ले चला जहां रास्ता गांव की तरफ जाता था। दोनों सांस रोके धीमे कदमों से आगे बढ़े। दूर तक किसी के चलने की आवाज नहीं, लेकिन आसपास एक अजीब दबाव था, जैसे अंधेरा खुद देख रहा हो। कुछ देर बाद वे गांव की सीमा के पास पहुंचे। दूसरा आदमी जमीन पर गिरते ही रोने लगा, दहाड़े नहीं, बल्कि उस तरह जैसे अंदर से टूट जाता है आदमी। उसने उसे उठाना चाहता था, लेकिन उससे पहले उसने इतना कहा, सब खत्म नहीं हुआ है। अगर तुम चाहो तो यहां सब कुछ खत्म हो सकता है, या तुम चाहो तो अभी शुरू हो सकता है। ये बात उसने उसी इंसानी अंदाज में कही जिसमें सच भी था, चुनौती भी। दूसरे आदमी ने उसकी तरफ देखा। आंसुओं से भरी आंखों में पहली बार डर से ज्यादा गुस्सा था। और उसी पल रमेश को पता चल गया कि उसके पास अब जंग अकेले की नहीं रही। कोई टूटकर गिरा भी है और कोई टूटकर खड़ा भी हुआ है। लेकिन जंग जितनी करीब आ गई थी, मौत उससे भी ज्यादा करीब थी, क्योंकि उसी समय बहुत दूर से मंद रोशनी में दो आकृतियां दिखीं, दर्जी और चतुर औरत। बिल्कुल शांत, लेकिन उस शांत चेहरे की ठंडक किसी चाकू से ज्यादा घातक थी, और उन्हें पता था कि जंगल में क्या हुआ है। रमेश ने दूर से दर्जी और चतुर औरत की दो आकृतियां देखीं। उनका शरीर स्थिर था, पर आंखों में जो ठंडक थी वो सीधे हृदय तक उतर रही थी। गांव की सीमाओं तक पहुंचकर भी उसका मन शांत नहीं हुआ। हर पलक झपकते ही उसे लगता कि ये दोनों उसे घेरने वाले हैं। पर इस बार रमेश के भीतर कुछ बदल गया था। डर अब केवल डर नहीं रहा, वो जागरूकता, रणनीति और ईमान का मिश्रण बन गया था। ये पहली बार था जब वो महसूस कर रहा था कि असली लड़ाई अब शुरू हुई है और अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था। उसने झाड़ियों के पीछे छिपे दूसरे आदमी की ओर देखा। उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। डर के साथ गुस्सा, गुस्से के साथ पीड़ा और पीड़ा के साथ हल्की सी उम्मीद। रमेश ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हें डर लग रहा है, लेकिन डर को हथियार बना सकते हो। अगर हम सोच समझकर चलेंगे तो शायद हम उनका जाल तोड़ सकेंगे। दूसरे आदमी ने हिचकते हुए सिर हिलाया। वो जानता था कि अब सिर्फ एक मौका है, गलती करने का नहीं। तभी दर्जी ने अपनी नजरों से दोनों को पकड़ लिया। उसकी आंखों में वही चालाकी और आत्मविश्वास था जो किसी शिकारी की आंखों में होती है।
चतुर औरत ने धीरे से कहा, तुम अकेले नहीं हो, लेकिन अकेले लड़ नहीं सकते। किसी को भरोसा करना होगा, और भरोसा कभी कभी सबसे खतरनाक हथियार बन जाता है। रमेश को ये बात भीतर तक लगी। वो समझ गया कि ये केवल शक्ति या हिंसा की लड़ाई नहीं है, ये दिमाग और रणनीति की जंग है। दर्जी आगे बढ़ा। उसके कदम स्थिर लेकिन धीमे थे। उसने धीरे से कहा, तुम यहां क्यों खड़े हो, डर से या साहस से? रमेश ने जवाब दिया, साहस से, और तुम्हें रोकने के लिए। दर्जी ने मुस्कान दिखाई, हंसते हुए, पर आंखों में गंभीरता थी। साहस अच्छी चीज है, पर जो सोचता है कि साहस अकेले जीत दिला सकता है, वो सबसे बड़ा शिकार बन जाता है। चतुर औरत ने कदम बढ़ाया और रमेश की ओर झुककर बोली, तुम्हें ये समझना होगा, जो डरता है वही सही समय पर हार मानता है। जो बहादुर है वही रणनीति से आगे बढ़ता है, और जो बहादुर और समझदार दोनों हैं वही हमारे जैसे लोगों के सामने खड़ा रह सकता है। उसकी आवाज इतनी सधी हुई थी कि हर शब्द की गूंज दिल तक उतर रही थी। रमेश ने भीतर से खुद को संभाला। उसके मन में अब सिर्फ ये था कि गलती ना करने की। उसने धीरे धीरे कहा, मैं सिर्फ सच सामने लाना चाहता हूं, कोई हार या जीत नहीं, सिर्फ सच। दर्जी ने सिर हिलाया। सच कई बार सबसे खतरनाक हथियार भी बन सकता है, और अगर तुम सच को समझ पाओ तो शायद सबसे बड़ा खेल खत्म हो सकता है। तभी झाड़ियों में हल्की हलचल हुई। रमेश ने तुरंत कदम पीछे की ओर देखा कि दूसरा आदमी वहीं खड़ा है, और अब उसके हाथ में एक छोटी डंडा जैसी चीज है, डर के साथ आत्मरक्षा। ये देखकर रमेश समझ गया कि अब कोई पीछे हटने वाला नहीं है। सब कुछ सामने आ चुका है, डर, धोखा, रणनीति और विश्वास। दर्जी ने अपनी मुस्कान और गहरी आवाज के साथ कहा, अब खेल वास्तविक है। जो भी कदम उठाओ वो हमें प्रभावित करेगा, और तुम सोचो कि तुम योजना बना रहे हो, पर योजना तो हम पहले ही बना चुके हैं। चतुर औरत ने उसके पास खड़े होकर धीरे से कहा, लेकिन असली ताकत वही है जो मन में हो, हाथ में नहीं। जो डर और बुद्धि दोनों का संतुलन रख सके वही आखिरी पल तक जिंदा रहता है। रमेश ने एक गहरी सांस ली। उसने देखा कि जंगल की छाया अब केवल अंधेरा नहीं है, ये सोच, रणनीति और खतरे की एक जीवंत इकाई बन चुकी है। उसने धीमे स्वर में कहा, मैं अकेला नहीं हूं, हम सोच समझकर खेलेंगे, डर के बिना, और तुम्हें रोकेंगे। ठगों की मुस्कानें गायब हो गईं, लेकिन आंखों की ठंडक अब भी वैसी ही थी। चतुर औरत ने रमेश की ओर देखा और धीरे से कहा, शुरुआत ठीक है, लेकिन याद रखना, अंतिम पल में केवल वही जीतता है जो अपने डर को अपने हाथ में रखता है। रमेश ने महसूस किया, अब केवल साहस ही नहीं, दिमाग, धैर्य और योजना भी उसकी ताकत बनेगी। और उसी पल उसने तय कर लिया, चाहे कुछ भी हो, चाहे जिंदगी की कीमत कुछ भी हो, आज की रात का खेल वही तय करेगा जो अगले हिस्से में सामने आएगा। और जैसे ही ये सोच उसके मन में गहराई तक उतर गई, जंगल की खामोशी अचानक बदल गई। हवा तेज हुई, पत्ते सरसराने लगे, और दूर कहीं से एक रहस्यमयी हंसी गूंजी। ये हंसी सिर्फ मजाक या धमकी नहीं, ये असली खेल की शुरुआत थी। रमेश ने गहरी सांस ली और अपने भीतर की ताकत महसूस की। अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। उसकी आंखें ठग, दर्जी और चतुर औरत पर टिक गईं, जो अभी भी अपने शांत और चालाक अंदाज में खड़े थे। जंगल की छाया उनके चारों ओर खेल रही थी, पर रमेश ने देखा कि डर अब उसके भीतर नहीं रहा। अब उसके भीतर सिर्फ एक आग थी, सच्चाई और न्याय की आग। दर्जी ने पहली बार गंभीर स्वर में कहा, तुम समझते हो कि यह केवल खेल है? नहीं, ये लड़ाई है, दिमाग, योजना और भावनाओं की लड़ाई। और जो अंत तक जीतेगा वही असली खेल का विजेता होगा। चतुर औरत ने उसके पास खड़े होकर धीरे से कहा, लेकिन याद रखो, जो सही लगता है वो हमेशा सही नहीं होता, और जो सही नहीं लगता वो अक्सर असली जीत लाता है। रमेश ने आंखें मूंदी। उसने अपने अंदर की हर कमजोरी और डर को देखा, और उसी पल उसने फैसला किया, अब वो केवल भावनाओं या डर से नहीं, सिर्फ दिमाग, धैर्य और रणनीति से आगे बढ़ेगा। उसने धीरे धीरे कहा, मैं जानता हूं कि तुम दोनों सिर्फ ठग नहीं हो, तुम खेल के मास्टर हो, पर हर मास्टर को उसकी जीत का सच भी देखना पड़ता है, और आज रात मैं सच लेकर आ गया हूं। दर्जी ने मुस्कुराते हुए कहा, सच? सच तो बहुत सारे चेहरे बदल देता है, क्या तुम तैयार हो उसे देखने के लिए? रमेश ने सिर हिलाया, हां,
चाहे परिणाम कुछ भी हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब केवल सच और रणनीति का खेल है। चतुर औरत ने हाथ में रखी हल्की लकड़ी को धीरे से गिराया और रमेश की तरफ देखते हुए कहा, तो चलो, अंतिम दौर शुरू होता है। रमेश ने जंगल के भीतर कदम बढ़ाया। हवा में हल्की सरसराहट और पत्तों की खनक एक तरह का संगीत बना रही थी, पर यह संगीत डर का नहीं, रणनीति का संगीत था। हर कदम सोच समझ कर रखा गया, हर सांस में योजना थी और हर धड़कन में साहस। कुछ ही मिनटों में वो एक छोटे खुले मैदान में पहुंचे। वहां जमीन पर कुछ निशान थे, पुराने, पर साफ ये दर्शा रहे थे कि यहां पहले भी कई बार खेल खेला गया था। रमेश ने देखा कि दर्जी और चतुर औरत पहले से ही मैदान के बीच में खड़े थे। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास था, लेकिन अब उनमें हल्का सा गंभीरता भी दिखाई दे रही थी। रमेश ने धीरे से कहा, यह खेल अब केवल हमारे बीच नहीं है, ये सही और गलत, डर और बहादुरी और बुद्धि और अहंकार का खेल है, और मैं इसे जीतने के लिए नहीं आया, मैं इसे समझने के लिए आया हूं। दर्जी ने ठंडी हंसी के साथ कहा, समझना ही तुम्हें जाल में फंसा सकता है। तभी चतुर औरत ने कदम बढ़ाया। उसने अपने हाथ में रखी छोटी लकड़ी से जमीन पर कुछ निशान बनाते हुए कहा, देखो, यह खेल सिर्फ हाथों या हथियारों का नहीं है, यह दिमाग, योजना और समय का खेल है। जो हर चाल को पढ़े वही विजेता होगा। रमेश ने उस निशान को देखा। उसे तुरंत समझ आया, ये नक्शा था, रणनीति का संकेत। हर कदम पहले से तय था, और अब केवल वही विजेता बन सकता था जो नक्शे को सही समझकर चल सके। उसने धीरे धीरे योजना बनाई, प्रत्येक कदम सावधानी से रखा। उसने देखा कि दर्जी और चतुर औरत भी उसके हर कदम पर नजर रखे हुए हैं, पर रमेश ने इस बार अपनी चाल को मास्टर के जैसा चालाकी से छुपाया। वो जानता था कि एक गलत कदम उसका अंत कर सकता है। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ा, एक अजीब सा तनाव हवा में फैल गया। पत्ते सरसराने लगे, पक्षियों की आवाज बंद हो गई और जंगल की छाया जैसे जीवन में उतर आई। हर इंसान अपनी चाल पर ध्यान दे रहा था और हर सांस निर्णायक बन गई। अंत में रमेश ने अंतिम कदम उठाया। उसने दोनों की चालों और उनके अंदाज को पढ़ा। उसी पल उसने अपनी योजना पूरी तरह लागू की, एक ऐसा मोड़ जो न केवल दर्जी और चतुर औरत को चौंका दे, बल्कि पूरी कहानी का सच सामने ला दे। दर्जी को समझने में सेकंड लग गए, पर उसने महसूस कर लिया था कि अब वो जाल में फंस चुका है। चतुर औरत ने भी आंखें फैलाईं, और उसी समय रमेश ने कहा, अब खेल खत्म हुआ, सच सामने है। कोई भी चाल, कोई भी डर, किसी का भी अहंकार तुम्हें जीत नहीं दिला सकता। वास्तविक जीत केवल ईमानदारी, बुद्धि और साहस से मिलती है। जंगल में अचानक सन्नाटा छा गया। हवा रुक गई, पत्ते स्थिर हो गए और सब कुछ जैसे ठहर गया। दर्जी और चतुर औरत ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में न हंसी थी, न क्रोध, सिर्फ स्वीकार्यता और शांत गंभीरता थी। दर्जी ने धीमे स्वर में कहा, तुमने समझा, और इस बार सच की जीत वही हुई जो इसका हकदार था। तुम्हारे अंदर वही चीज थी, डर, हिम्मत और बुद्धि का संतुलन। यही असली खेल है। चतुर औरत ने सिर हिलाया, और अब तुम ये जान चुके हो, असली शक्ति दूसरों को हराने में नहीं, खुद को समझने में होती है। चाहे परिस्थिति कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, सच और बुद्धि हमेशा रास्ता दिखाती है। रमेश ने गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि ये रात, ये खेल और ये जंगल केवल एक लड़ाई नहीं थी, ये उसकी समझ, उसकी बुद्धि और उसकी ईमानदारी का परीक्षण था। और वो जीत गया, न केवल ठगों के खिलाफ, बल्कि अपने डर और अपनी कमजोरियों के खिलाफ भी। जैसे ही वो गांव की ओर लौटने लगा, जंगल में हल्की रोशनी फैल गई। हवा में नई ताजगी थी और दिल में शांति और आत्मविश्वास की चमक। उसने देखा कि जो खेल शुरू हुआ था, उसका अंत न केवल उसे बल्कि पूरे गांव के लिए सच और न्याय लेकर आया था। और अब रमेश जान चुका था, सच की जीत हमेशा संभव है, बस साहस, बुद्धि और ईमान की जरूरत होती है।